नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मार्च 1940 के बीच संयुक्त बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई है। दोनों बैठकों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के साये में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ और जो प्रस्ताव पास हुआ उसका शीर्षक था इंडिया एंड वॉर क्राइसिस। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने सत्र को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि किसी आंदोलन के शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि विश्व युद्ध के साथ साथ भारत की अपनी आंतरिक समस्याएं बहुत बड़ी हैं, उन पर भी जनता को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन रामगढ़ अधिवेशन को इसलिए याद किया जाता है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि संविधान सभा का गठन होगा और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा। रामगढ़ अधिवेशन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। संयोग देखिए कि 85 साल बाद जब पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके प्रस्ताव की शुरुआत संविधान पर हमले की चुनौती से होती है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि संविधान और गणतंत्र पर बीजेपी आरएसएस के निष्ठुर हमले बगैर रुकावट के लगातार जारी हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय आदि हमारे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा है। हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। रामगढ़ अधिवेशन में उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद का भाषण देख रहा था। उस भाषण में भी धर्म के आधार पर पहचान और नफरत की राजनीति का जवाब दे रहे हैं और इस बार कैसे दिया गया, दोनों देखना चाहिए। उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष आजाद ने अपने भाषण में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, मैं उस अदृश्य एकता का हिस्सा हूं जिसे भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं। मैं इस बुनियाद का अहम हिस्सा हूं और मेरे बिना भारत का भव्य ढांचा अधूरा है। मैं भी वह अनिवार्य तत्व हूं जिससे भारत बनता है। मैं कभी अपना दावा नहीं छोड़ सकता हूं। एक तरह से मौलाना अबुल कलाम नफरत की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। 1939 तक आते आते सांप्रदायिकता का सांप फन काढ़कर भारत की नियति पर हमेशा के लिए बैठ चुका था। धर्म के आधार पर नफरत की चिंगारियां फैलने लगी थीं और देश बांटने की बात होने लगी थी। उसी संदर्भ में मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, मैं भारत की एकता का अभिन्न हिस्सा हूं और मेरे बिना इस एकता की बुनियाद अधूरी है। तब उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह कोई हिंदू कह सकता है वह भारतीय है और हिंदू धर्म का पालन करता है, उसी तरह मुसलमान भी कह सकता है वह भारतीय है, इस्लाम का पालन करता है। इसी तरह भारत के ईसाई भी कह सकते हैं कि वे भारतीय हैं और जिस धर्म का पालन करते हैं उसका नाम ईसाई है। 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें भी आप उन्हीं चुनौतियों को देख सकते हैं। पटना की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें लिखा गया है कि कांग्रेस कार्य समिति हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने में
सुनियोजित ढंग से जहर घोले जाने की घोर निंदा करती है। इस सत्तारूढ़ दल ने लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाए रखने की कोशिश की है। जानबूझकर नफरत भरी प्रचार सामग्री तैयार की गई है और अल्पसंख्यकों को बदनाम करने के लिए अफवाह फैलाने के घृणित तरीकों का सहारा लिया गया है। दलितों और आदिवासी